अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पारस जहां से। 20वीं और 21वीं सदी आज़ादी इजहार राय की सदी कहलाती है। कहा यह जाता है कि गुज़िश्ता 100 सालों में दुनिया में जमहूरी रिवायात मजबूत हुई और बादशाहतों का खात्मा हुआ या वो कमज़ोर हो गईं। लेकिन इसके बावजूद आज भी दुनिया में हमेशा से ऐसे मौज़ूआत और शख्सियात रही हैं जिन पर बात करना, तनकीद करना या उनकी तौहीन करना मना है। मसलन मगरब में हॉलोकॉस्ट डिनाइल पर पाबंदी है, यानी वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर ने 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया। अगर आप इसका इनकार करते हैं तो ये जुर्म तस्वुर होगा। भारत में हिंदू देवी देवताओं की तौहीन जुर्म है और पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक में मुकद्दस शख्सियात की तौहीन जुर्म है, जो कि जाहिर है कि बिल्कुल ठीक कानून है। लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसी शख्सियत है जिसका मीडिया पर नाम लेना या उस पर तनकीद करने पर गैर एलानिया पाबंदी रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे गांव देहात में ख़वातीन अपने शौहर का नाम लेने से शर्माती हैं। पाकिस्तानी अखबारात और मीडिया उस शख्स का नाम लेने से पहले भी 100 मरतबा सोचते। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यकीनन ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ या DGISI ही हो सकता है। तो नहीं जनाब, पाकिस्तानी मीडिया में तो एक सीनियर सहाफ़ी पर कातलाना हमले का नाम उस वक्त के हाजिर सर्विस DGISI पर लगा दिया गया था, जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जानिब से जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का नाम लेकर तनकीदी बयानात मीडिया पर चलाए गए। इमरान खान की जानिब से डर्टी हैरी और जहनी मरीज जैसे अल्फाज भी चल गए। लेकिन एक ऐसा शख्स है जो शायद इन सब से ज्यादा ताकतवर है या कभी ताकतवर हुआ करता था। उसका नाम सुनकर बड़े बड़े कांप जाते। उसके हवाले से कोई भी मनफी खबर आज भी बड़ी हद तक सेंसर कर दी जाती है। पाकिस्तान के तमाम सियासतदान और बहुत सी मकबूल तरीन मजहबी शख्सियात भी उसकी गिरविदा रहीं। कई सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन तो उसका नाम लेने से पहले अपने हाथ धोया करते या शायद आज भी धोते होंगे। तो आप में से बहुत से लोग तो समझ गए होंगे और बहुत से लोग अभी भी सोच रहे होंगे। तो आइए आज आपको उस शख्स की कहानी सुनाते हैं। ये कहानी पाकिस्तान के जिले सियालकोट के शहर समरियाल से शुरू होती है, जहां एक गरीब खानदान में एक लड़का पैदा हुआ। वालिद एक कारोबारी शख्सियत थे जिनका कारोबार घाटों और नुकसानात की वजह से तबाह हो चुका था। इन्हीं परेशानियों में बाप का इंतकाल हो गया और पूरे खानदान पर मुश्किलात का पहाड़ टूट पड़ा और वो लड़का मैट्रिक से आगे तालीम भी हासिल ना कर पाया। उस लड़के की वालदा ने एक कॉन्ट्रैक्टर से दूसरी शादी कर ली। ऐसे में उस लड़के ने कम उम्री में ही कोई नौकरी तलाश करने का सोचा और लाहौर में मलिक यूनुस नामी एक बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत के यहाँ नौकरी करने लगे। उसके ज़िम्मे चाय खाना सर्व करने समेत इस तरह के दीगर छोटे मोटे काम लगा दिए गए। यूं जिंदगी की गाड़ी चल पड़ी और उसकी शादी भी हो गई। दिन इंतहाई गुर्बत में कटने लगे। बच्चों की तालीम और तरबियत तो दूर की बात, घर में कोई बीमार हो जाता तो इलाज तक के लिए पैसे ना होते। वो लड़का मलिक यूनुस के घर कई नामवर और अमीर शख्सियात को बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते जाते देखा करता। वो पौश इलाकों के आलीशान मकानात और आला तर्ज जिंदगी को भी हसरत भरी निगाहों से देखने लगा। उसे अपनी गुर्बत से नफरत सी होने लगी और फिर उसने अपनी जिंदगी का मकसद पा लिया। उसकी जिंदगी का मकसद दौलत और पैसा बन गया। उसने ये सोच लिया कि एक दिन वो भी इतना पैसा बनाएगा कि ये लोग उससे मिलने के लिए वक्त लिया करेंगे। उसकी दहशत इतनी होगी कि लोग उसका नाम लेने से पहले भी सोचा करेंगे। और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी बहरिया टाउन का मालिक मलिक रियाज हुसैन था। अपनी माली मुश्किलात से तंग आकर एक दिन मलिक रियाज ने अपने सौतेले वालिद से रब्ता किया और उनसे कोई ढंग की मुलाजमत हासिल करने के लिए दरख्वास्त की। उनके सौतेले वालिद उन दिनों MES या मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर थे। उन्होंने मलिक रियाज को रावलपिंडी में अपने साथ काम पर लगा लिया और यूं वो कंस्ट्रक्शन के शोबे में सौतेले बाप का हाथ बटाने लगे और बहुत तेजी से इस काम को सीखने लगे। मलिक रियाज मीलों पैदल चलते। फिर एक वक्त आया कि उन्होंने एक सौराब साइकिल खरीद ली और रावलपिंडी की असगर मॉल स्कीम में एक घर में रहने लगे। मलिक रियाज का मकसद दौलत और शोहरत थी। उन्होंने उस इदारे में अपने ताल्लुकात बनाने शुरू कर दिए। वो जहां जाते वहां अफसरान और एहलकारों से दोस्तियां कर लेते। रफ्ता रफ्ता उनका काम बढ़ने लगा और उनको मजीद ठेके मिलने लगे। कुछ अरसे बाद उन्होंने उस जमाने का एक मशहूर स्कूटर सेकंड हैंड वेस्पा भी खरीद लिया। कहा यह जाता है कि मलिक रियाज का पुराना घर आज भी असगर मॉल स्कीम में मौजूद है और वो मलिक रियाज के नाम पर ही है। फौज के एक मेजर रैंक के रिटायर्ड ऑफिसर मलिक रियाज के रिश्तेदार बन गए
और फिर उनके जरिए मलिक रियाज ने अपने काम को आगे बढ़ाया। वो मेजर उस वक्त के आर्मी चीफ के बहुत नजदीक थे। यूं मलिक रियाज का ताल्लुक बहुत हाई प्रोफाइल लोगों से बनने लगा। उस वक्त के एडजुटेंट जनरल का ताल्लुक भी समड़ियाल से था। यूं मलिक रियाज की दोस्ती उनसे बहुत अच्छी बन गई। मलिक रियाज ने ठेकेदारी के साथ साथ प्रॉपर्टी डीलिंग भी शुरू कर दी। मलिक रियाज आहिस्ता आहिस्ता पूरे सिस्टम को समझने लगे और सिस्टम के अंदर से अपने लिए रास्ता बनाने के तरीके निकालने लगे। उनके रवाबित वकला, सियासतदानों, जजेस, ब्यूरोक्रेसी और फौजी शख्सियात से बनने लगे थे। वो इन सब की नफ्सियात से वाकिफ होने लगे थे और बहुत तरीके से आगे बढ़ रहे थे। मलिक रियाज ने एक चीज समझ ली थी कि ये सारा सिस्टम करप्ट है। ये सिस्टम ईमानदार लोगों को भी बर्दाश्त नहीं करता और उन्हें मक्खन में से बाल की तरह निकाल के बाहर फेंक देता है। इसलिए अगर ईमानदारी से काम करना है तो इसी तरह एक साइकिल या स्कूटर में सफर करते हुए एक छोटे से घर में रहना होगा। मलिक रियाज ने यह राज जान लिया था कि इस निजाम में सिर्फ करप्शन नहीं बल्कि करप्शन मैनेजमेंट कामयाबी की असल डिग्री है। यहां उसूलों पर चलने वाला शख्स तरक्की की सीढ़ी नहीं चढ़ता बल्कि फाइलों, इंक्वायरियों और तबादलों की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आखिरकार थक जाता है। लिहाजा अगर आगे बढ़ना है तो फाइलों को पहिए लगाने होंगे और फाइलों को पहिए लगाने का एक ही तरीका था, पैसा। मलिक रियाज को मालूम था कि जो लोग सिस्टम को समझ जाते हैं उनके लिए किस्मत के दरवाजे भी खुल जाते हैं और मंसूबों के भी। देखते ही देखते छोटा सा दफ्तर महल बन जाता है। मामूली मुलाकातें वीआईपी प्रोटोकॉल में बदल जाती हैं और हर सवाल का सिर्फ एक ही जवाब होता है कि सब कुछ कानून के मुताबिक हो रहा है और मिठाई आपके घर भिजवा रहा हूं। मलिक रियाज ने उस वक्त मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज के सबसे बड़े ऑफिसर से रवाबित पैदा कर लिए। उन ताल्लुकात के आगाज की कहानी भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। मलिक रियाज उस ऑफिसर के मुलाजिम को 10 रुपए दे के सिर्फ इतना कहा करते थे कि मुझे साहब को सलाम करने दो और फिर रफ्ता रफ्ता वो ऑफिसर मलिक रियाज के दोस्त बन गए। मलिक रियाज ने एक और राज जान लिया था कि खुशामद बड़े से बड़े सख्त दिल को भी राम कर सकती है। किसी की इतनी झूठी तारीफ करो कि वो आपका गिरवीदा बन जाए। अल्लामा इकबाल ने कहा था, गैरत है बड़ी चीज जहाने तगुदों में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरे दारा। और मलिक रियाज ने इस शेर को खुशामद है बड़ी चीज जहाने तगुदों में समझ लिया और वो आगे बढ़ने लगे। इस दौरान मलिक रियाज को अपने ताल्लुकात की बिना पर पाकिस्तान नेवी के कुछ ठेके भी मिल गए। मलिक रियाज ने इस पूरी जिद्दोजहद में एक बात सीख ली थी और वो ये कि पाकिस्तान में किसी किस्म का बल्दियाती निजाम नहीं है और पाकिस्तान में टाउनशिप, म्यूनिसिपैलिटी और यूनियन काउंसिल्स इंतहाई नाअहल इदारे हैं। गरीब और अमीर सभी इनसे तंग हैं। एक नलका लगवाने के लिए भी बहुत तगुदौ करनी पड़ती है और पौश इलाकों में भी म्यूनिसिपैलिटी जैसे मसाइल आम हैं। लिहाजा अगर अमीरों के लिए एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी बनाई जाए जहां उनको हर चीज की सहूलत हो, उनके मसाइल उनके घर पर हल हों, 24 घंटे बिजली, पानी, सफाई, हॉस्पिटल, पार्क्स और सिक्योरिटी दी जाए तो लोग ऐसी हाउसिंग सोसाइटी में रहने के लिए दिल खोल कर पैसा खर्च करेंगे। फाइलों को पहिए लगाने का हुनर पहले ही मलिक रियाज के पास था। अब पाकिस्तान के हर बड़े शोबे में नीचे से ऊपर तक उनकी पहचान बन चुकी थी और अगर इस हाउसिंग सोसाइटी के साथ किसी फौजी इदारे का नाम भी जुड़ जाए तो ये हर किस्म की तहकीकात और मसाइल से बालातर हो जाएगा। उस वक्त एडमिरल मंसूर उल हक पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन थे, जो आगे चलकर पाकिस्तान नेवी के चीफ भी बन गए। एडमिरल मंसूर उल हक पाकिस्तान के शायद वाहिद नेवल ऑफिसर हैं जिन्हें आगे चल के करप्शन के संगीन मुकदमात में सजा सुनाई गई और बाद में उन्होंने नैब से प्ली बार्गन कर ली। इस पे मैं आगे चल के बात करूंगी, लेकिन कहा यह जाता है कि मलिक रियाज अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए एडमिरल मंसूर उल हक तक पहुंच गए और कहा कि वो पाकिस्तान नेवी के लिए मुख्तलिफ ठेकों को मुकम्मल कर चुके हैं। वो एक हाउसिंग सोसाइटी बनाना चाहते हैं और उसका नाम पाक बहरिया को ट्रिब्यूट देने के लिए बहरिया टाउन रखना चाहते हैं। अब मालूम नहीं कि एडमिरल मंसूर उल हक मलिक रियाज के झांसे में आ गए या फिर एडमिरल मंसूर उल हक ने भी इसके बदले कोई मुतालबा किया होगा। बहरहाल मलिक रियाज को अपनी हाउसिंग सोसाइटी का नाम बहरिया टाउन रखने की परमिशन मिल गई, लेकिन उस नाम का एनओसी वजारत दिफा की तरफ से जारी होना था। उस वक्त तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हो चुकी थी और मलिक महराज खालिद पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम थे। मलिक महराज खालिद एक सादा मिजाज और ईमानदार शख्सियत थे, लेकिन उनका मलिक यूनुस से करीबी ताल्लुक था। जी हाँ, वही मलिक यूनुस जिनके घर किसी जमाने में मलिक रियाज छोटे मोटे काम किया करते थे। बताया जाता है कि मलिक रियाज ने बहुत ही चालाकी से मलिक यूनुस का नाम इस्तेमाल करते हुए मलिक महराज खालिद के जरिए वजारत दिफा से बहरिया टाउन के नाम का एनओसी हासिल कर लिया।
मगर इंसान कितना ही चालाक क्यों ना हो, जब कुदरत उसके रास्ते में कोई रुकावट खड़ी करना चाहती है तो उसकी चालाकी वो धरी की धरी रह जाती है। शायद कुदरत इंसान को कुछ वक्त देती है कि अब भी वक्त है, संभल जा, लेकिन अगर वो ना संभले तो फिर कुदरत उसके अंजाम तक उसके रास्ते से हट जाती है। हुआ यूं कि उस वक्त फ्रांस से खरीदी गई ऑगस्टा अब्दोजो का स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आ गया और आसिफ अली जरदारी और एडमिरल मंसूर उल हक के खिलाफ तहकीकात का आगाज हो गया। उस स्कैंडल की तफसीलात आप मेरी इस वीडियो हाउस ऑफ जरदारी में देख सकते हैं। स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आने के बाद उन्हें वक्त से पहले रिटायर होना पड़ गया। नेवल इंटेलिजेंस के रेयर एडमिरल तनवीर अहमद ने एडमिरल मंसूर उल हक के खिलाफ तहकीकात शुरू की और एडमिरल मंसूर उल हक को गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन फिर अदम शवाहिद की बिना पर उन्हें जमानत मिल गई और वो दुबई चले गए और वहां से वो अमरीकी रियासत टेक्सास चले गए और टेक्सास के शहर ऑस्टिन में रिहाइश पजीर हो गए। इस दौरान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म हो गई और जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव और फिर सदर पाकिस्तान बन गए। 9/11 के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने नैब का महकमा बनाया। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी इत्तेहाद का हिस्सा बना तो जनरल मुशर्रफ और अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दरमियान एक करीबी ताल्लुक कायम हो गया। कहा जाता है कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने जॉर्ज बुश से मंसूर उल हक को पाकिस्तान के हवाले करने की दरखास्त की। उस वक्त तक नैब फ्रांस की तहकीकाती इदारों के साथ मिलकर बहुत से शवाहिद जमा कर चुका था। अप्रैल 2001 में टेक्सास रेंजर्स डिवीजन ने मंसूर उल हक को गिरफ्तार कर लिया और 17 अप्रैल 2001 को उन्हें पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। इस दौरान एडमिरल फसी बुखारी पाकिस्तान के नेवल चीफ बन गए। अगरचे उस वक्त बहरिया टाउन की तामीर शुरू हो चुकी थी और कई मंसूबे ज़ेरे तामील थे, लेकिन एडमिरल फसी बुखारी ने हाउसिंग सोसाइटी के लिए बहरिया टाउन के नाम को चैलेंज कर दिया। उनका कहना था कि किसी निजी हाउसिंग सोसाइटी के लिए पाक बहरिया का नाम इस्तेमाल करना ये किसी सूरत मुनासिब नहीं है। मामला अदालत में चलता रहा, लेकिन मलिक रियाज ने उसी नाम से तामीर जारी रखी। 1997 में बहरिया टाउन के पहले फेज का रावलपिंडी में इफ्तिताह हुआ तो पूरे मुल्क में हंगामा मच गया। इसमें शक नहीं कि यह पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन और पुरतायूश हाउसिंग सोसाइटी थी, जिसका तसव्वुर उस वक्त हर साहिब सरवत खानदान किया करता था। उस हाउसिंग सोसाइटी में तमाम सहूलियात थी और ये किसी तौर भी किसी यूरोपीय मुल्क या अमेरिका से कम नहीं थी। लोग धड़ाधड़ यहाँ पर घरों की खरीदारी करने लगे। बहरिया टाउन ने किसी को मालिकाना हुकूक देने के बजाय लीज पर घरों की फरोख्त शुरू की। यूं असल मिल्कियत हमेशा बहरिया टाउन की ही थी। ये अलग बात है कि बाद में ये लीज की तौसी भी की जा सकती थी। मलिक रियाज अब पाकिस्तान का एक बड़ा नाम बन चुके थे। उनका नाम बच्चे बच्चे की जबान पर था। मलिक रियाज यहाँ रुके नहीं, बल्कि उन्होंने बहरिया टाउन के दीगर फेजेस की तामीर का भी आगाज कर दिया। मलिक रियाज फाइलों में पहिए लगाने के हुनर से पहले ही वाकिफ थे, इसलिए उनको किसी किस्म की ब्यूरोक्रेटिक रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ा था। उनके मंसूबे फौरन ही मंजूर हो जाते। कहा जाता है कि उस मकसद के लिए धड़ाधड़ कीमती जमीनों की खरीदारी की गई। कई देहात के बासियों को जबरदस्ती बेदखल किया गया। कई मकानात पर जबरन कब्जे किए गए और मलिक रियाज आगे बढ़ते रहे। मलिक रियाज जाती जिंदगी में जैसे भी थे, लेकिन बतौर कॉन्ट्रैक्टर उन्होंने मार्केट और क्रेडिबिलिटी बेहतरीन तरीके से कायम की। उनके खरीदारों को मालूम था कि बहरिया टाउन में उनका सरमाया भी महफूज रहेगा और वो इस हाउसिंग सोसाइटी में एक बेहतरीन जिंदगी भी बसर कर सकेंगे। रफ्ता रफ्ता बहरिया टाउन पाकिस्तान में एक ब्रांड बन गया। अगरचे DHA उस वक्त एक ब्रांड था और वहां की सहूलियात भी बहरिया टाउन से कम नहीं थी, लेकिन कई मामलात में बहरिया टाउन ने DHA को भी पीछे छोड़ दिया। बहरिया टाउन सिर्फ 15 सालों में इतना बड़ा ब्रांड बन गया कि DHA को बहरिया टाउन से मुकाबला करने के बजाय बहरिया टाउन के इश्तराक से प्रोजेक्ट शुरू करना पड़े। इस दौरान एडमिरल फसी बुखारी नेवी से रिटायर हो गए और जनरल मुशर्रफ की तरफ से उन्हें नैब का चेयरमैन तैनात कर दिया गया। मलिक रियाज ने एडमिरल फसी बुखारी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया और बाद में फसी बुखारी पर मलिक रियाज को नवाजने के इल्जामात भी आयद हुए और सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से तहकीकात का भी हुक्म दिया। खैर, इसके बाद मलिक रियाज ने एक कदम और आगे का सोचा। वो मुस्तकबिल का सोचकर परेशान थे। उन्हें मालूम था कि पाकिस्तान के हालात किसी भी वक्त बदल सकते हैं और उनका कारोबार कभी भी किसी एहतसाब की जद में आ सकता है। लिहाजा उन्होंने रिटायर्ड फौजी अफसरान और जजेस पर मेहरबानियां शुरू कर दी। रिटायर्ड जजेस को बहरिया टाउन का कानूनी मुशीर तैनात किया जाने लगा और रिटायर्ड जर्नैलों को बहरिया टाउन में नौकरियां दी जाने लगी। एक वक्त ऐसा आया कि रिटायर्ड अफसरान रिटायरमेंट के बाद बहरिया टाउन में नौकरी के ख्वाब देखने लगे।
इस तरह बहरिया टाउन एक इंतहाई ताकतवर हाउसिंग सोसाइटी बन गई। इसके बाद मलिक रियाज ने एक कदम और आगे का सोचा। उस वक्त तक पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बूम था। कई न्यूज चैनल्स लॉन्च हो चुके थे और कई बड़े सहाफी अपने टॉक शोज के सिलसिले शुरू कर चुके थे। मलिक रियाज ने मीडिया पर भारी सरमायाकारी करना शुरू की। अगरचे इससे पहले वो 90s की दिहाई में एक अखबार में सरमायाकारी कर चुके थे जिसमें बड़े बड़े सीनियर नामों ने काम किया था और इसका मलिक रियाज को बहुत फायदा हुआ था। लिहाजा मलिक रियाज ने मीडिया टाइकून्स, एंकर्स और सहाफियों पर नवाजिशात की बारिश शुरू कर दी। उनको बहरिया टाउन में प्लॉट्स और घर दिए जाने लगे। एक वक्त ऐसा आया कि किसी भी चैनल में मलिक रियाज का नाम लेने पर भी गैर एलानिया पाबंदी थी। मलिक रियाज इतने बाअसर हो चुके थे कि एक बाअसर शख्सियत के तवस्सुत से उनके CNN पर इंटरव्यू का बंदोबस्त भी किया गया और वो पाकिस्तान बल्कि शायद दुनिया के पहले कॉन्ट्रैक्टर बन गए जिनका CNN पर इंटरव्यू नशर किया गया। अब मलिक रियाज तरक्की की तमाम सीढ़ियां चढ़ चुके थे। वो पाकिस्तान की अमीर तरीन शख्सियत बन चुके थे। उनके रवाबित पाकिस्तान में हर तरफ थे, लेकिन अभी भी एक शोबा बाकी था और वो शोबा था सियासत। मलिक रियाज खुद एक बिजनेसमैन थे और उन्हें मालूम था कि सियासतदानों से रवाबित के बगैर उनका कारोबार तरक्की कर ही नहीं सकता। उन्हें मालूम था कि अगर वो खुद सियासत में आएंगे तो उनके सियासी मुखालिफिन भी पैदा होंगे और दरिया में रहते हुए मगरमच्छ से बैर हमेशा नुकसानदेह होता है। इसलिए उन्होंने सियासी जमातों पर भी सरमायाकारी शुरू कर दी। पाकिस्तान का शायद ही ऐसा कोई सियासतदान हो जिसने मलिक रियाज की दी हुई गाड़ी, हेलीकॉप्टर या जहाज पर सफर न किया हो। आहिस्ता आहिस्ता मलिक रियाज सियासतदानों की आंख का भी तारा बन गए। अब मलिक रियाज इक्तदार में ना होते हुए भी एक बादशाह थे। वो किंग नहीं बल्कि किंग मेकर थे। कहा जाता है कि वो रिटायर्ड जर्नलों और जजों के बॉस थे। वो सियासतदानों के दरमियान मीडिएटर थे और एस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों के दरमियान भी मीडिएटर ही थे। जनरल मुशर्रफ के जाने के बाद आसिफ अली जरदारी सदर बन गए और वफाक और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन गई। अब आसिफ अली जरदारी सदर हों और मलिक रियाज की उनसे दोस्ती ना हो, ये कैसे मुमकिन है? दोनों का मिजाज भी एक जैसा था। दोनों ही अपना काम निकलवाने के लिए किसी चीज की परवाह नहीं किया करते थे। यूं दोनों की गाड़ी चलने लगी। जरदारी साहब जिस चीज का तकाजा करते, मलिक रियाज बोतल के जिन की तरह उन्हें हाजिर कर दिया करते। कहा जाता है कि बिलावल और जरदारी हाउसेस भी मलिक रियाज की बोतल से निकले हुए ही जिन थे। एक वक्त ऐसा आया जब जरदारी साहब के एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात इंतहाई खराब हो गए। यहां तक कि जरदारी साहब खुद को गैर महफूज तस्वुर करते हुए सदर पाकिस्तान होने के बावजूद दुबई मुंतकिल हो गए। उस वक्त जनरल कियानी आर्मी चीफ थे। जनरल कियानी के भाई कामरान कियानी भी कॉन्ट्रैक्टर थे और उनके मलिक रियाज से बेहतरीन ताल्लुकात थे। कहा जाता है कि मलिक रियाज ने आसिफ अली जरदारी के फौज से ताल्लुकात बेहतर बनाने में अपने ताल्लुकात भरपूर तरीके से इस्तेमाल किए। मियां नवाज शरीफ ने भी मलिक रियाज के जहाज में सफर किए और मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमा मलिक रियाज के वफादार बन गए। फिर पाकिस्तान में एक बूझाल आ गया। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन चुके थे और वो सुओमोटो पे सुओमोटो ले रहे थे। एक दिन मलिक रियाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इफ्तिखार चौधरी के बेटे डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार पर इल्जामात की बारिश कर दी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और ये केस जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने खुद ही सुनने का फैसला किया। ये मफादात का तसादुम था, लेकिन जब पूरा मैच ही फिक्स्ड हो तो फिर मफादात का तसादुम या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक सांवी चीज हो जाती है। मलिक रियाज ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करवाया जिसने सबके होश उड़ा दिए। मलिक रियाज का अपने जवाब में कहना था कि उन्होंने अरसलान इफ्तिखार के बैरूनी दौरों पर 34 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च किए। इसके अलावा अरसलान इफ्तिखार को 32 करोड़ 70 लाख की रकम कैश की सूरत में दी गई। अरसलान इफ्तिखार ने एक खातून और अहमद खलील नामी शख्स के साथ 25 जुलाई 2010 को लंदन से मोंटी कार्लो का सफर किया। मोंटी कार्लो दुनिया भर में जुए खानों की वजह से शोहरत रखता है। मोंटी कार्लो में क़याम तवाम, शॉपिंग और गाड़ियों पर 88,60,000 रुपए और वहां उनकी 4 रातों के क़याम के 8,120 यूरो, टिकटों और मोंटी कार्लो टूर के लिए 22,84,000 रुपए, फ्लैट और गाड़ी की मद में 65,75,000 रुपए अदा किए गए। ये सीधा सीधा एक करप्शन का केस था जिसमें मलिक रियाज एतराफ़े जुर्म कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने वो मशहूर ज़माना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने फाइलों पर पहिए लगाने और अपना काम निकलवाने के लिए रिश्वत देने का एतराफ़ किया। ये तमाम कहानियां बताने का मकसद ये है कि मलिक रियाज ने एक टी बॉय की नौकरी से पाकिस्तान का किंग बनने का सफर किस तरह
तरह तय किया, लेकिन जिस तरह हर उरूज को जवाल है, बिल्कुल इसी तरह किंग मेकर एक दिन पकड़ में आ ही जाता है। बहरिया टाउन कराची का आगाज हुआ तो मलिक रियाज पर जमीनों पर कब्जे के इल्जामात लगे। सैकड़ों मुतासिरीन सामने आए जिन्होंने इल्जामात आयद किए कि उनकी जमीनों पर गैर कानूनी तरीके से कब्जे किए गए हैं। ये मामला उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार की अदालत में गया और बहरिया टाउन की इंतजामिया को 460 अरब रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया गया। इस मकसद के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक अकाउंट भी कायम कर दिया गया जहां किस्तवार ये रकम जमा करवाई जानी थी। अगस्त 2018 में इमरान खान की हुकूमत बन चुकी थी। पंजाब में उस्मान बुज़दार वजीर आला थे जो मुकम्मल तौर पे एक नाअहल वजीर आला थे। माजी में स्टार क्रिकेटर और एक फलाही शख्सियत होने की वजह से इमरान खान और मलिक रियाज की जान पहचान थी। कहा जाता है कि 2014 के धरनों में भी मलिक रियाज और इमरान खान के दरमियान राब्ते रहे थे। इमरान खान एक मजहबी शख्सियत में ढल चुके थे और सूफीज़म से इंतहाई मुतासिर थे। वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे जहां मजहबी तालीम दी जाती हो और जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मुतालिक तहकीक की जा सके और उसका मुकाम इस्लामी दुनिया में मिस्र की अल अजहर यूनिवर्सिटी जैसा हो। कहा जाता है कि बुशरा बीबी के मशवरे पर उस यूनिवर्सिटी का नाम अल कादिर यूनिवर्सिटी रखा गया और इस मकसद के लिए एक ट्रस्ट कायम किया गया जिसे अल कादिर ट्रस्ट का नाम दिया गया। अल कादिर यूनिवर्सिटी के लिए जहलम के नजदीक सुहावा में जमीन खरीदने का फैसला किया गया। मलिक रियाज ने यह देखा तो इस मकसद के लिए 458 किनाल जमीन देने की ऑफर की जो इमरान खान ने कबूल कर ली। इसी दौरान बरतानिया में मलिक रियाज और उनके बेटे अली रियाज मलिक के 190 मिलियन पाउंड के असासे मुंजमद करके दोनों के बरतानिया में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। इमरान खान पर यह इल्जाम है कि उनकी हुकूमत ने बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी से एक खुफिया डीड साइन की जिसके तहत ये रकम जो पाकिस्तान को मिलनी थी ये मलिक रियाज के सुप्रीम कोर्ट में जुर्माने के एवज सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मुंतकिल करवा दी गई और बदले में मलिक रियाज ने अल कादिर यूनिवर्सिटी के लिए 458 किनाल जमीन अतिया की। इस मकसद के लिए काबीना से एक समरी सर्कुलेशन के जरिए बंद लिफाफे में मंजूर करवाई गई और काबीना के अरकान को इससे बेखबर रखा गया। इस केस में कितनी सदाकत है इस पे तफसील से फिर किसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त ये केस मलिक रियाज हुसैन के गले का फंदा बन चुका है। इमरान खान भी इस वक्त इसी केस में 14 साल कैद की सजा काट रहे हैं। कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मलिक रियाज पर इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने के लिए दबाव था। मलिक रियाज ने इनकार कर दिया जिसके बाद पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा मलिक रियाज और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात खराब हो गए। मलिक रियाज हुसैन ने अपना सरमाया बाहर मुंतकिल करना शुरू किया और दुबई में एक हाउसिंग सोसाइटी का आगाज भी कर दिया। बाज़ ज़राए के मुताबिक मलिक रियाज इस वक्त पछता रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट को तस्वीर की ऑफर्स कर रहे हैं, जबकि बाज़ ज़राए के मुताबिक वो इस वक्त भी डटे हुए हैं। मौजूदा निज़ाम मलिक रियाज को बैरून मुल्क से वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। ये कोशिश कितनी कामयाब होती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मलिक रियाज की कहानी बताती है कि सब फानी है और सब माया है। बादशाह हो या फकीर, सबको अपने किए का अंजाम भुगतना पड़ता है। क्या मलिक रियाज एक परफेक्ट बिजनेसमैन हैं या एक माफिया? क्या उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को ना करके दुरुस्त किया? 190 मिलियन पाउंड केस में लगाए गए इल्जामात में कितनी सदाकत है और आपके ख्याल में इसका अंजाम क्या हो सकता है? कमेंट्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।